हेलो एवरीवन, दिस इज़ बरखा जैन। वेलकम टू रक्षा एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग एनर्जी पढ़ रहे थे। एनर्जी में हमने उसका सिलेबस देख लिया था 2090 और 2020 के हिसाब से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए थे, राइट। और थोड़ा सा बेसिक समझा था, उसको मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर या उसी का मतलब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में ऊर्जा की डेफिनेशन देखी थी। वो क्या थी? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, इसका मात्रक जूल या किलोवाट घंटा है। उसके बाद हमने देखा था कि हम ऊर्जा पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब उसका महत्व क्या है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो हमें ये समझ में आया था कि अगर हमारा देश विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में जाना चाहता है, प्रगति के नए आयाम तय करना चाहता है और जितने भी लोग हैं हमारे, मतलब हमारे देश के नागरिक हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार करना चाहता है, तो जो ऊर्जा है वो उसकी नींव का काम करती है, आधारशिला का काम करती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊर्जा विकास का पर्याय है, राइट। और प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत से ही किसी देश की प्रगति का सूचकांक माना जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंस रखती है ऊर्जा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश के विकास में, उस देश के नागरिकों के विकास में। ठीक है, तो इसलिए हम ऊर्जा पढ़ रहे हैं। ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हमने देखे थे। कौन कौन से स्रोत देखे थे? परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने आपको परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स और इनमें डिफरेंसेस बताए थे। एक बार मैं इसको दोबारा बता देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नाम में ही है परंपरागत, जो परंपरा से यूज किए जा रहे हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो प्रयोग में अभी नवीन है। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हमने देखा था कि जितने भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब एक बार यूज किया और खत्म। लेकिन इसका अपवाद हमने क्या देखा था? जल ऊर्जा। क्योंकि हमने देखा है कि प्रत्येक मॉनसून में या एक निश्चित समय के पश्चात प्रकृति हमारे जल की आपूर्ति कर देती है। ऐसा नहीं है ना कि यूज किया और खत्म, वैसी कंडीशन नहीं है इसके साथ। लेकिन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गई, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सब क्या है? यूज किया और खत्म, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। वहीं जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं वो कैसे होते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी कि यूज करने पर खत्म नहीं होंगे, प्रकृति के पास प्रचुर मात्रा में इनका भंडार है। ठीक है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं, इनके कोयला, पेट्रोलियम, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, और ये है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल क्या है कि जितने भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के कारण ही ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट में जा रही है, वैश्विक तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, हमारे कितना वायु प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है। जल ऊर्जा में भी क्या होता है? बड़े बड़े नाभिक, बड़े बड़े जो बांध लगाए जाते हैं उसके कारण बड़े बड़े जंगल उसके डूब में आ जाते हैं, लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। और नाभिकीय ऊर्जा के कारण हमने देखा है कि चेरनोबिल जैसी घटना या जापान में जैसे फुकुशिमा की घटना हुई थी, तो ऐसी सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? पर्यावरण हितैषी नहीं होते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पर्यावरण मित्र होते हैं, इनसे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, ये चार हमारे हो गए। अब इनका पांचवा डिफरेंस हमने क्या देखा था कि जितने भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, भारत उनके लिए कहीं ना कहीं आयात पर निर्भर करता है मुख्यतः। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गई, प्राकृतिक गैस हो गया। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए हम आयात पर निर्भर नहीं है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। तो हमने ये देख लिया इनके डिफरेंसेस। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से शुरू करूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेटा है, ये मैंने ना एक ही साथ एक जगह पे लिख लिए, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग जगह पे लिख दूंगी ना तो कंफ्यूजन बहुत होता है कि तापीय ऊर्जा में कोयले का कितना योगदान था, या जल ऊर्जा का कितना योगदान है विद्युत उत्पादन में, सौर ऊर्जा का कितना योगदान है। और एक ही जगह पर रहेगा ना तो आप लोग अच्छे से कंपेयर करके उसको रिवाइज करोगे एक दो बार तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक जगह पे इसको लिख दिया है। अब आप लोग क्या करना, जब अनवीकरणीय स्रोत लिखो तो वो डेटा वहां यूज कर लेना, नवीकरणीय स्रोत लिखो उसमें भी डिफरेंट पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा लिखो तो वो डेटा वहां यूज कर लेना। ठीक है, मैंने एक जगह पर आपको दे दिया है। अब इसमें क्या बताया मैंने कि टोटल भारत में, ठीक है, वर्तमान ये कब का डेटा है हमारे पास? मार्च 2018 तक का अपडेटेड डेटा है ये। अभी हमारे देश में विद्युत का उत्पादन कितना होता है?
टोटल 3,44,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भारत देश करता है। इसको आप लगभग करके लिख सकते हैं 3,44,000 मेगावाट। ठीक है, इसके अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक और उपभोक्ता देश है। मतलब आप समझ रहे हैं, अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है और कंज्यूम भी करता है। इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद भी, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, हमारे देश में ऊर्जा की जितनी डिमांड होती है हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। जितनी डिमांड होती है उससे 11,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कम है, मतलब उतना और ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, यानी ऊर्जा का प्रबंधन नहीं है या तो हमारे यहाँ पे सही, या ऊर्जा दक्षता नहीं है हमारे यहाँ पर, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो कितना उत्पादन होता है हमारे देश में? 3,44,000 मेगावाट का। अब इसमें से अनवीकरणीय ने कि जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं उनका कितना योगदान है? लगभग 82%। नवीकरणीय ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका कितना योगदान है? लगभग 15%। अन्य में आपका परमाणु ऊर्जा वगैरह आ जाता है, इनका कितना योगदान है? 2.7%। ठीक है, यहाँ पे परंपरागत में हमने वहां पढ़ा है इसको परमाणु ऊर्जा को, यहाँ पे हम अन्य में इसका परसेंटेज लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब अनवीकरणीय जो परंपरागत स्रोत हैं जिनका कितना योगदान है? 82%। कितना बड़ा योगदान है, मतलब आप समझ रहे हैं 100% में से 82% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इन्हीं के द्वारा हो रहा है, जल ऊर्जा इन सब के द्वारा हो रहा है। मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। अब इनमें से भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? तापीय ऊर्जा का, जो हम बोलते हैं ना थर्मल पावर स्टेशन। आपने एनटीपीसी का नाम सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं इनके। ठीक है, तो कितना योगदान है इसका? लगभग 64%। ठीक है, 64% में सबसे ज्यादा योगदान कौन करता है? कोयला, लगभग 57%। उसके बाद आपका प्राकृतिक गैस वगैरह आ जाते हैं, लगभग 7%। डीजल बहुत कम है, 0.2%। और दीर्घ जल परियोजना है आपकी 13.2%। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने सिर्फ जल परियोजना नहीं लिखा है, दीर्घ जल परियोजनाएं लिखा है, क्योंकि जो जल परियोजना होती है वो दो तरह की होती है, लघु जल परियोजना और दीर्घ जल परियोजना। ठीक है, अब जब हम परंपरागत स्रोतों की बात करते हैं तो हम दीर्घ जल परियोजनाओं की बात करते हैं। ठीक है, इनका और क्या डिफरेंस है वो हम जब जल स्रोत पढ़ेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखना यहाँ पे दीर्घ जल लिखा हुआ है। ठीक है, इसका कितना योगदान है? 13.2%। तो सबसे पहले हमने देखा कि टोटल हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना है? 3,44,000 मेगावाट। इसके अकॉर्डिंग भारत तीसरे नंबर पे स्टैंड करता है उत्पादन और उपभोक्ता के रूप में। अनवीकरणीय स्रोतों का बिजली उत्पादन में कितना योगदान है? 82%। नवीकरणीय का 15%, अन्य का 2.7%। अनवीकरणीय में सबसे ज्यादा योगदान होता है तापीय ऊर्जा का, जो कि है 64% अप्रोक्सीमेटली। उसमें सबसे ज्यादा है कोयला 57%, फिर है आपका गैस 7.2%, डीजल 0.2% और दीर्घ जल परियोजना आ जाती है आपकी 13.2%। अब आते हैं नवीकरणीय का कितना योगदान था? यहाँ हमने देखा 15% है। ठीक है, 15%। उनमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? मुझे लगता है जहां तक हम लोग देखते हैं ना, बड़ी बड़ी सोलर परियोजनाएं लग रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया है। अगर जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और आपका हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक है, मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर पढ़े हुए नहीं होंगे तो सोलर ऊर्जा लगाएंगे, क्योंकि हम इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित करें। लेकिन वर्तमान की अगर अभी कंडीशन हम देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में वो जो 15% हमने देखा, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पवन ऊर्जा का आता है, जो उस 15% में से 9.9% प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, हो सकता है आने वाले सालों में जब सौर ऊर्जा के लिए हम बड़ी बड़ी चीजें लगाएं तो ये सिनेरियो चेंज हो जाए, मतलब सोलर ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल आप लोग याद रखिएगा कि फिलहाल सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पवन ऊर्जा का, और वो कितना है? 9.9%। ठीक है, अच्छे से इसको कंफ्यूज मत होना, सोलर ऊर्जा नहीं लगाना है। अभी का जो करंट सिचुएशन है उसमें सबसे ज्यादा योगदान पवन ऊर्जा का है, विच इज 9.9%। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपकी सोलर ऊर्जा आती है और थर्ड नंबर पे आपकी बायोमास ऊर्जा का स्थान आता है। ठीक है, अन्य ऊर्जा स्रोतों में परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका कुल ऊर्जा में योगदान लगभग 2% का है। ठीक है, और ये डेटा याद रखना है। यहाँ पे मैंने और कहीं आपको डेटा याद रखने के लिए नहीं बोला है, बट यहाँ याद रखना 6780 मेगावाट प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको परसेंटेज भी याद रखना है और यहाँ पे आपको इसका डेटा भी याद रखना है।
ठीक है, तो उत्पादन हमने देख लिया कि भारत में टोटल कितना उत्पादन होता है, 3,44,000 मेगावाट, उसमें नवीकरणीय, अनवीकरणीय और इनका भी अलग अलग कंपोनेंट्स में हमने इसको देख लिया। ऊर्जा का उत्पादन हो गया, ऊर्जा यूज कहाँ होती है सबसे ज्यादा, हमें ये पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा कि सबसे ज्यादा यूज कौन कर रहा है, उस यूज में से कौन बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर रहा है, दक्षता के साथ यूज कर रहा है, कौन ज्यादा वेस्ट कर रहा है, कहाँ पे उसको मैनेज करने की जरूरत है, तभी हम अपनी पॉलिसीज उस तरह से बना पाएंगे, राइट। तो जो 100% हमको इलेक्ट्रिसिटी मिली अभी, उसमें से 20% विद्युत पारेषण में नष्ट हो जाती है। विद्युत पारेषण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की हमने, उसके बाद हम उसको ग्रिड पे भेजते हैं, फिर ग्रिड से वो हमारे घरों में आती है। ये जितना भी ट्रांसमिशन होता है ना, निर्माण से लेकर ग्रिड तक, ग्रिड से लेकर घरों तक, इंडस्ट्रीज तक, एग्रीकल्चर सेक्टर तक, इस पूरे रास्ते में जाते जाते बहुत सारी एनर्जी नष्ट हो जाती है। तो उसका कितना बड़ा अमाउंट है, 20%। जितनी एनर्जी का निर्माण होता है उसकी 20% नष्ट हो जाती है। ये याद रखना, डेटा काम में आएगा जब हम एनर्जी मैनेजमेंट को देखेंगे, किस तरह से हम दक्षता को बढ़ा सकते हैं, तो वहां हम एक ये पॉइंट डाल सकते हैं कि हमको ये जो विद्युत पारेषण में, ट्रांसमिशन में एनर्जी नष्ट हो रही है, इसको हमें बचाना चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे अब सबसे ज्यादा यूज हमारा करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्रों में, कितना, 40%। फिर दूसरे नंबर पे 24% घरेलू क्षेत्र में यूज होती है। फिर कृषि क्षेत्र यूज करता है 18% और वाणिज्य क्षेत्र प्रयुक्त करता है 10%, ठीक है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र और वाणिज्य क्षेत्र डिफरेंट होता है। उद्योगों में क्या होता है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, विनिर्माण होता है, उस चीज बनती है वहां पे। और वाणिज्य क्षेत्रों में क्या होता है, उस चीज की मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर वगैरह हो गया, वो सारी चीजें कहाँ पे आती है, वाणिज्य क्षेत्रों में आती है, ठीक है। तो हमने अभी पूरा डेटा देख लिया है, अब हम परंपरागत स्रोतों पर चलते हैं, ठीक है। एनर्जी क्या थी, एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, उनमें डिफरेंसेस हमने देखे और सारा इंपॉर्टेंट डेटा हमने देखा। हमको जहां जहां नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसे यूज करेंगे। अब हम आते हैं परंपरागत स्रोतों पर। आपके सिलेबस का पहला टॉपिक परंपरागत स्रोत, ठीक है, होते क्या है। डेफिनेशन मैंने पहले लिख दी, 3 नंबर में आती है, तो क्या लिखना है आपको, ध्यान रखना। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। कुल ऊर्जा उत्पादन में इनका योगदान लगभग 82% है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत मुख्यतः गैर नवीकरणीय होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि, किंतु अपवाद जल ऊर्जा। एग्जैक्ट लिख दीजिएगा, 3 पॉइंट में कंप्लीट, ठीक है, 3 नंबर के लिए। अब जो 2020 वाले उनको बहुत कम वर्ड्स में लिखना है, तो आप भी लिखिएगा सेम 3 पॉइंट्स, बहुत टू द पॉइंट हो गए। जैसे लिखा सीधा परंपरागत स्रोत, हेडिंग डाला, सीधा लिख दिया, लंबे समय से प्रयुक्त, कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान 82%, मुख्यतः गैर नवीकरणीय होते हैं, किंतु अपवाद जल ऊर्जा। टू द पॉइंट वर्ड कंप्रेस करके लिख दीजिएगा, आराम से इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने परिभाषा ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। परंपरागत स्रोतों का पहला आता है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। अब ये होते क्या है, डेफिनेशन वगैरह हम लोग 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बार इसकी पूरी हिस्ट्री अच्छे से बता देती हूँ कि एग्जैक्टली जीवाश्म ईंधन बनता कैसे है। हम जब धरती का निर्माण काल चल रहा था, तब कार्बोनिफेरस युग में, कौन से युग में, कार्बोनिफेरस युग में, ठीक है, कौन से युग में, सी, कार्बोनिफेरस युग में भूकंप आया, पृथ्वी पर भू विवर्तन की हलचलें हुई, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब था ना, पृथ्वी के अंदर धंस गए। अब पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी और उच्च ताप और उच्च दाब था, तो करोड़ों वर्षों तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर ये जितने भी मृत पेड़ पौधे, जीव जंतु अंदर धंस गए थे, उनके ऊपर रासायनिक क्रिया हुई, जिससे जो कार्बनिक पदार्थ बना अंततः, उसको हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, जीवाश्म ईंधन क्या है, कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी की भू विवर्तनिकी हलचलों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के पेड़ पौधे, जीव जंतु पृथ्वी के गर्भ में धंस गए। वहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर लाखों वर्षों की रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जिन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी स्टार्टिंग में, एक सेकेंड, कहाँ लिखी थी, इसमें आप पेज ऊपर नीचे करेंगे ना, नोट्स में आपको मिल जाएगी, ये रही, यहाँ पे ये रही, ठीक है।
यहाँ पर जीवाश्म ईंधन की ये वाली डेफिनेशन दे रखी है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंपल में लिखा हुआ है इसको कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनका निर्माण प्राचीन प्रागैतिहासिक वनों तथा मृत पेड़ पौधों के जीवाश्मों से होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अब ये क्या होता है ना, काफी समय से यूज हो रहा है, इसकी वजह से क्या प्रॉपर इनके लिए टेक्नोलॉजीज बन गई है कि आराम से इनका खनन कहाँ से करना है, फिर इनको किस तरह से साफ करना है, मतलब परिष्कृत करना है, फिर किस तरह से इनकी मार्केटिंग होगी और यूज में आ जाएंगे। तो क्या बड़े पैमाने पर इनका यूज हो रहा है, लेकिन आखिर इनका ड्रॉबैक क्या है? ठीक है, अब हम क्यों हमने अभी जैसे गैर नवीकरणीय गैर परंपरागत स्रोत पड़े, क्यों जरूरत पड़ी? तो जीवाश्म ईंधनों के साथ क्या है, पहले तो सीमित उपलब्धता है इनकी। ठीक है, हम सबको पता है कोयला पेट्रोलियम ये सब सीमित मात्रा में उपलब्ध है, एक बार यूज किया और खत्म, इसीलिए इनको अनवीकरणीय बोला है हमने। दूसरी चीज क्या है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, फलतः वैश्विक तापन और आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसकी वजह से फिर समुद्र का जल स्तर ऊंचा होना, ग्लेशियर पिघलना, ये सारे फिर उसके प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। वायु प्रदूषण भारी मात्रा में हो रहा है। चौथी चीज क्या है, जीवाश्म ईंधन के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है। अब आयात पर निर्भर करने के कारण हो सकता है कभी किसी देश में, मान लीजिए अभी हमने जैसे ईरान से हम बहुत भारी मात्रा में तेल का आयात करते थे, लेकिन अमेरिका ने बोला कि भैया इसने हमारे परमाणु समझौते का उल्लंघन किया है, अब कोई भी देश इससे कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा, आयात निर्यात कुछ नहीं करेगा, तो अब हम वहां से तेल नहीं मंगवा सकते, अब हमें ज्यादातर तेल हमारा हम अमेरिका से आयात करते हैं। तो इस तरह की कोई भू राजनीतिक कंडीशन बनी, या फिर मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ गया खाड़ी देशों में कुछ भी, या कोई प्राकृतिक संकट आ गया जिसकी वजह से हम वहां से तेल नहीं मंगवा पाए, या तेल की कीमतें बहुत ज्यादा गई, तो हम जो आयात कर रहे हैं वो तो हम नहीं कर पाएंगे ना, तो हमारे देश की तो ऊर्जा सुरक्षा पर बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। फिर चौथा, वही कीमतें जैसे उतार चढ़ाव होता रहता है, तो इन सब की वजह से क्या होता है, रिलाय नहीं कर सकते इनके ऊपर, विश्वसनीय स्रोत नहीं कह सकते आज की कंडीशन में इनको। ठीक है, तो हमने इनकी डेफिनेशन देखी, और ये त्वरित और सरल ईंधन होने के कारण इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। यह एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिनका भंडार तेजी से खत्म हो रहा है, और साथ ही वैश्विक जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। ये तीनों अवस्थाओं में प्रकृति में पाए जाते हैं। तीनों अवस्थाओं में मतलब ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस में क्या मिलता है हमको, कोयला। ठीक है, कोयला क्या है, कोयले को हम काला सोना या उद्योगों की जननी भी बोलते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम तरल सोना या कच्चा तेल भी बोलते हैं। और प्राकृतिक गैस, ये स्वच्छ, इन तीनों में ये स्वच्छ, सबसे स्वच्छतम ईंधन है। ठीक है, अब मान लीजिए लास्ट टाइम 3 नंबर में जीवाश्म ईंधन आया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो मैंने बताई, डेफिनेशन आपने लिख दी, साथ में बता दिया कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, खत्म होने वाले हैं, तो हम रिलाय नहीं कर सकते। और तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के कारक हो रहे हैं। और फिर तीनों अवस्थाएं की इनका एग्जाम्पल लिख दिया। अब इसके हिसाब से आप आपका टाइम मैनेज करके चीजें कंबाइन करके इसको लिख देंगे। 6 नंबर में आ रहा है, तो इसी चीजों को जैसा मैंने बताया एक्सप्लेन करके इनको लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। कोयला, जीवाश्म ईंधन समझ में आया। जीवाश्म ईंधन क्या है, एक बार फिर से छोटा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पृथ्वी की विवर्तने की हलचलों के कारण जितना भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो अंदर दब गए, और उच्च ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब उनके ऊपर रासायनिक क्रिया हुई, तो करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के बाद हमारे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन बने। ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, बहुत सरलतम ईंधन माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि अनवीकरणीय है, खत्म होते जा रहे हैं इनके भंडार। और दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक तापन जैसी समस्याओं का जन्म हो रहा है इनकी वजह से। इसकी वजह से हम इनके यूज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में कोयला एग्जाम्पल हो गया, द्रव में पेट्रोल एग्जाम्पल हो गया, और गैस में प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब हम पहला इसका पार्ट पढ़ रहे, कोयला। हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोयला। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक औद्योगिकीकरण का आधार स्तंभ है, और आगे और पता चलेगा कि क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति इसी से हुई थी। ठीक है, भाप का इंजन बना था। चाहे भारत हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वैश्विक स्तर हो, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कोई भी कंट्री कोयले पर ही सबसे ज्यादा निर्भर करती है, इसको याद रखना। ठीक है, अब कोयले से विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? कोयले को गर्म करते हैं, कोयले से जल को गर्म करते हैं, भारी मात्रा में भाप बनाई जाती है, उस भाप से फिर टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? तापीय ऊर्जा। क्यों? क्योंकि हमने कोयले से पानी को गर्म किया है, उसको ताप दिया। ठीक है,
और फिर उस ताप से भाप बनी और फिर टरबाइन को घुमाया, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तापीय ऊर्जा। अब इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए हम, इसका मैनेजमेंट और इसका कंट्रोल रेगुलेशन सब ठीक तरीके से हो पाए, इसके लिए एक संस्था की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने देखा ऑलरेडी कि सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा का प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है अभी, डेटा जब हमने देखे थे तब, और उनमें भी सबसे ज्यादा योगदान किसका था, कोयले का। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर संस्था चाहिए। तो उसके लिए सन 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई, राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई, ठीक है। तो क्या है कोयला, एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ। आधुनिक औद्योगिकरण का आधार स्तंभ कोयला, जिसको हम काला सोना भी बोल रहे थे, वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। देश की व्यावसायिक ऊर्जा खपत में इसका योगदान लगभग 66% है। कंफ्यूज मत होना, जब हमने ऊपर डेटा देखे थे वहां पे हमने विद्युत उत्पादन में बोला था कि कोयले की वजह से 57% का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, राइट। और यहाँ पे हम 66% बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम टोटल व्यवसायिक ऊर्जा खपत की बात कर रहे हैं। व्यवसायिक ऊर्जा खपत यानी सिर्फ विद्युत उत्पादन नहीं हुआ, जैसे लोहा प्रगलन में इसका यूज होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में और इसका यूज होता है, तो वो सब मिला के यहाँ पे 66% हो रहा है, ठीक है, विच इज अ बिग परसेंट, ठीक है, 66%। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहता है। कोयले को जलाकर पानी की भाप बनाई जाती है, जिससे टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तापीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए 1975 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम की स्थापना की गई, ठीक है। कहीं पे भी आता है 6 नंबर में आता है, 3 नंबर में आप इसको शॉर्ट में करके लिखना, इंट्रोडक्शन यही रखना, 6 नंबर या 15 नंबर के लिए इंट्रोडक्शन इसको रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि कोयले का निर्माण कैसे होता है, प्रक्रिया और प्राप्ति कैसे होती है, ठीक है। निर्माण मैंने आपको बता ही दिया है, पढ़ देती हूँ। कार्बोनिफेरस महाकल्प में भूविवर्तनिकी हलचलों के कारण जंगलों के दब जाने से कोयला खानों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, 98% कोयला, मतलब जितना भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो जितना भी 66% हमने पढ़ा, उसमें ही गोंडवाना क्रम में जितना भी कोयला मिलता है उसका योगदान है। कहाँ कहाँ ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटियों में। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ा जाएगा, यहाँ पे इतनी ही नीड है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, इन घाटियों में मिलेगा। स्थानों का नाम देखिए अगर यहाँ पे, तो जैसे आंध्र प्रदेश के सिंगरैनी कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी क्षेत्र में, उड़ीसा में तलचर महानदी घाटी क्षेत्र में है, और झरिया कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में। मध्य प्रदेश में कहाँ मिल रहा है, सोहागपुर और सिंगरौली आदि। मध्य प्रदेश में तो और भी जगह के नाम आप लोगों को पता होंगे, ठीक है। तो निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई हमने देखा, मिलता कहाँ कहाँ पे, 98% कोयला हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है, जैसे ये जगहों के नाम, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जगहों के नाम भी एग्जाम में लिखने रहेंगे, ठीक है। अब उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। विद्युत उत्पादन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ठीक है। लोहा प्रगलन अभी मैंने आपको बताया, और उद्योगों में मैंने आपको बताया, घरेलू ईंधन के रूप में आपको बताया, लोग खाना बनाने में, सिगड़ी वगैरह में इसका यूज करते हैं, और उर्वरक निर्माण में भी इसका यूज होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। अब कोयले के प्रकार, ये जितना भी हमने कोयला हम पढ़ रहे हैं ये कितने टाइप का होता है, वैसे ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। तो फिर मैं आपको यहाँ एनर्जी के लिए क्यों बता रही हूँ, जब आप ये पढ़ेंगे और समझ में आएगा ना कौन सा बेस्ट कोयला है, कौन सा थोड़ा ठीक है, कौन सा वर्स्ट हो जाता है, भारत में कौन सा कोयला मिलता है, तो जब हम ऊर्जा प्रबंधन पढ़ेंगे वहां आपको समझ में आएगा कि हमको क्यों कोयले को, मतलब स्वच्छ कोल टेक्नोलॉजी की तरफ हमें क्यों जाना चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको थोड़े से टाइप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपको एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे ना, आप एनर्जी वाले चैप्टर में अगर आप नहीं लिखेंगे, अगर आता है तो चलेगा, ज्योग्राफी में अगर पूछा जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। 4 कोयले। एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर कोयले की पूछी जाती है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट है, और सबसे खराब कौन सा है वो है पीट कोयला, ठीक है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस्म है। क्यों सर्वोत्तम किस्म बोला जाता है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक है। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा जलेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी देगा। दूसरी चीजें भरी होंगी तो सिर्फ प्रदूषण करेगा, एनर्जी उतना प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन होता है, विच इज 85%, मोर देन 85%, इसलिए इसको सर्वोत्तम किस्म बोला जाता है। लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है। प्रीलिम्स के फैक्ट्स के लिए आप इसको याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है, ठीक है, वो भी बहुत कम मात्रा में।
दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला, इसको मुलायम कोयला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मुलायम कोयला। इसमें कार्बन 70 to 85% होता है। भारत में और मध्य प्रदेश में यही सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये जो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो भारत में या मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। भारत और मध्य प्रदेश में बिटुमिनस कोयला मिलता है। ठीक है, और फिर जो ऊपर ही हमने देखा ना गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये वाला, यहाँ पे ये बिटुमिनस कोयला ही मिलता है। ठीक है, फिर तीसरा आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम क्या बोलते हैं? भूरा कोयला। ये और खराब किस्म होती है, इसमें कार्बन सिर्फ 40 से 45% तक होता है। इसकी सर्वाधिक प्राप्ति कहाँ होती है? तमिलनाडु के नेवेली से। फिर चौथा होता है पीट कोयला। ये तो घटिया होता है, एकदम घटिया कोयला। कार्बन 40% से भी कम होता है इसमें, और इसका निर्माण कहाँ होता है? दलदली भूमि में होता है। दलदली भूमि का मतलब क्या होता है? आज से आने वाले 100 वर्षों के बाद या 200 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के बाद जब हम इस कोयले के पास जाएंगे, या और ज्यादा टाइम के बाद, लाखों वर्षों के बाद, तो यही पीट कोयला हमको एंथ्रासाइट की श्रेणी में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि निरंतर ताप और दाब की प्रक्रिया चल ही रही होती है। फिलहाल दलदली भूमि में इतना ताप और दाब नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये इस कंडीशन में। ठीक है, इसलिए इसका सामान्यतः सिर्फ घरेलू ईंधन के रूप में हमको प्रयुक्त होता है। भारत में मिलता है ये, लेकिन यूज नहीं कर सकते हम इसका। तो कोयले के 4 प्रकार हमने पढ़े। भारत में कौन सा मिलता है? बिटुमिनस कोयला। अभी हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है जीवाश्म ईंधन, उसका पहला टाइप था आपका कोयला। राइट, कोयला हमारा मेन है, उद्योगों की जननी कहा जाता है इसको। इससे तापीय ऊर्जा बनती है। कैसे बनती है मैंने आपको बताई, भाप से टरबाइन को घुमाते हैं। और इसको और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए 1975 में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की गवर्नमेंट ने स्थापना की थी। भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है, जैसे आंध्र प्रदेश के सिंगरैनी में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सोहागपुर में, उड़ीसा के तालचर में, यहाँ सब जगह मिलता है। ठीक है, और कोयले के टाइप्स अभी तक मैंने बताया आपको। अब कोयले का महत्व क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये भी आपको बता दिया है कि टोटल विद्युत उत्पादन में तापीय ऊर्जा का योगदान 64% है, जिसमें से 57% विद्युत का उत्पादन कोयले के द्वारा होता है, और देश की टोटल व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में 66% इसका योगदान है। यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा पोर्शन, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी है कुछ। वो नकारात्मक प्रभाव सबको पता है, बेसिक ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे वायु प्रदूषण है, सबको पता है कोयला दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, पार्टिकुलेट मैटर, ये वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। और आज कंडीशन ये है कि विश्व के 20 सबसे प्रदूषित देशों में से 14 भारत की शहर है। 20 प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के शहर हैं। जल प्रदूषण होता है, क्योंकि कोयले को जब जलाते हैं तो राख उत्पन्न होती है। ये राख का निपटान क्या करते हैं इनको, या तो लैंडफिल्स में, मतलब ऐसे जमीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर दबा देते हैं, या फिर पानी की जैसे झीलें हैं, नदियां, उनमें बहा देते हैं। तो इससे भूमिगत जल भी प्रदूषित होता है, और जो ऑलरेडी सतही जल है वो भी आपका प्रदूषित होता है। तो ये भूमिगत जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो आपकी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है, सबको पता ही होगा इसके बारे में भी। स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो 2-3 यहाँ पे डिजीज के नाम लिख दीजिएगा। कोयले से उत्सर्जित निलंबित कण, पार्टिकुलेट मैटर्स, श्वसन संबंधी विकारों जैसे अस्थमा, फुफ्फुस धूलिता और ब्रोंकाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए उत्तरदायी कारक है। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है? बारिश का जब पानी आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उसके साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, ये सब बना लेते हैं। और फिर वो कितना नुकसान करती है सबको पता ही है। ठीक है, अम्ल वर्षा नहीं भी पता है तो अभी हम इसी के बाद एनवायरमेंट पढ़ेंगे, उसमें ये वाली चीज पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला होता है प्रकाश धूम्र कोहरा। प्रकाश धूम्र कोहरा क्या होता है? देखो, जनरली कोहरा हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम होता है और थोड़ा सा नमी होती है वातावरण में, तो सुबह सुबह के टाइम पे ओस, कोहरा, ये सब पड़ता है। लेकिन जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा होता है ना, ये गर्मी में पड़ता है। ठीक है, इसके लिए ठंडा मौसम, नमी और ये सब जरूरी नहीं है, इसके लिए प्रदूषण जरूरी है। जब कार्बन ये जो भी हमारे जीवाश्म ईंधन है, इनका जब हम जलाते हैं, इनका दहन करते हैं, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये जाते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, फिर ओजोन बनती है और फिर ये सारा कोहरे का निर्माण होता है। इससे इसकी पूरी प्रोसेस हम एनवायरमेंट में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखना कि इससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कोयले के दहन से, जो अंततः प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण करता है। फिर कोयला दहन से जो उत्पन्न फ्लाई ऐश होती है, वो उस अपशिष्ट का निपटान में एक तो जल प्रदूषण कर रही थी वो, और दूसरा लागत भी उच्च आती है। तो ये सारे क्या हो गए? कोयले के नुकसान हो गए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, भारत में अभी
कोयले के विशाल भंडार मौजूद हैं, है ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। लेकिन फिर भी भारत में, मध्य प्रदेश में भी ले लीजिए, इतने स्रोत हैं कि भारत अगले 200 वर्षों तक, 200 ईयर्स तक कोयले का यूज कर सकता है, उसके भंडार खत्म नहीं होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है हम लोग कि हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से, अभी हमने देखा कि 80% हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो इन सब की वजह से हो रहा है, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम आने वाले 1-2 सालों के अंदर ही सौर ऊर्जा, वायु, पवन ऊर्जा और इन सब से 80% एनर्जी का उत्पादन कर लेंगे। इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं और इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो इस सब को देखते हुए हमें, और चौथी चीज क्या है, हम निरंतर कोयले का यूज की, चलो हमारे पास तो 200 वर्षों तक यूज करने के लिए है कोयला, हम तो यूज करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपना वहां पे कंट्रीब्यूशन बताया है कि हम इतना एनवायरमेंट में प्रदूषण कम करेंगे, हम कार्बन सिंक बनाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें भारत ने बोली है। तो हम प्रदूषण भी नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना है, हमको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ तो निरंतर बढ़ना ही है, यानी कि हमको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब में एनर्जी प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है। लेकिन हमको साथ में क्या करना है कि हमारा जो कोयला है, जिसके भंडार भारत में भारी मात्रा में है, इसको भी पैरेलल यूज करते हुए जाना है। लेकिन इस तरह से यूज करना है कि ये जो प्रदूषण कर रहा है, जितने भी हमने इसके ड्रॉबैक्स पढ़े, ये निरंतर कम होते जाएं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास न पैसा है न तकनीक है कि हम डायरेक्ट जो क्लीनर टेक्नोलॉजी से उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए। तो इसकी वजह से भारत सरकार ने क्या सोचा है कि फिलहाल जब तक हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये जितनी भी क्लीन एनर्जी है, इनको यूज करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हो जाते, तब तक हम कोयले से भी स्वच्छ ऊर्जा बनाएंगे। मतलब कोयले की स्वच्छ ऊर्जा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कोयले से वर्तमान में जितना प्रदूषण हो रहा है उसको कम करेंगे। मान लीजिए अभी 1 किलोग्राम कोयला जलाने से 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे कि अब अगर हम 1 किलो कोयला जलाते हैं तो केवल 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो। अभी 1 किलो कोयला जलाने से 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा था। हम ऐसी क्लीनर टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे कि 1 किलो कोयला जलाने से केवल 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो। इससे क्या होगा, हमारा कार्बन उत्सर्जन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होगा, तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा। और हमारा जो पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, पेरिस समझौते के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, वो भी बनी रह जाएगी, ठीक है। और हम दोनों एनर्जीज को जब पैरेलल चला लेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती है उससे भी हम आसानी से निपट लेंगे, ठीक है। तो इस दिशा में गवर्नमेंट ने काम क्या किया हाल ही में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल अब इसको देखिए कि वर्तमान में सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की है। इसका एब्रिविएशन है NCCC-R&D। इसको याद रखना क्योंकि पूछा जाता है फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म है हिंदी में राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर क्लीन कोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये काम क्या करेगा, ये कार्बन से विद्युत उत्पादन या किसी भी तरह की ऊर्जा उत्पादन के लिए इस तरह की तकनीकों का विकास करेगा जिससे जितनी भी गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये न्यूनतम हो, कम से कम हो, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री ने खोला है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, विज्ञान और तकनीक मंत्रालय ने IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में खोला है। तो हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा IISc बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य स्वच्छ कोयला तकनीक के विकास के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना है और सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का विकास करना है। सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी क्या है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या उद्देश्य इसका, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी घर का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी देश का हो सकता है। यहाँ पर हम इसको देश के हिसाब से अगर देखें तो एक देश एक निश्चित समय के अंतर्गत जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है उस मात्रा को उस देश का कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। वैसे ही एक व्यक्ति
24 घंटे में यानी कि पूरे दिन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है वो उसका कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। तो अगर अभी मान लीजिए भारत एक साल में 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है और स्वच्छ कोयला तकनीक को अपनाने के बाद भारत एक साल में केवल 50,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा, तो हो गया ना उसका कार्बन फुटप्रिंट कम। तो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उद्देश्य से ये क्या क्या कर रहा है, कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट का उच्च दक्षता युक्त अति आधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल स्टीम पावर प्लांट और सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड आधारित ब्रेटन साइकिल पावर प्लांट से प्रतिस्थापन कर रहा है। ये सब क्या है, ये इसी के बाद वाले पेज पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब ज्यादा ऐसे सोचना मत कि क्या बता रहे हैं, इसी के आगे सारा एक्सप्लेनेशन है इसका। फिलहाल ध्यान रखना कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं और साथ में क्या लेकर आ रहे हैं, दहन और गैसीकरण तकनीकों के लिए अन्वेषण किया जाएगा। ये सब क्या है पहले पढ़ लेते हैं, फिर वापस मैं इस पेज पर आके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल इतना समझ में आ गया कि भारत कोयले के लिए स्वच्छ कोल तकनीक विकसित करना चाहता है, जिसके लिए उसने हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना IISc बेंगलुरु ने की है। किस मंत्रालय ने की है, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है, स्वच्छ कोयला तकनीक के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का विकास करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। 3 मार्क्स में आ जाता है तो अच्छे से लिखना है इसको, 6 मार्क्स में भी आ जाता है तो ये पूरा लिख सकते हैं आप, ठीक है। स्वच्छ कोल तकनीक, जिसके लिए उस संस्था का गठन किया गया है, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पूरा बता चुकी हूँ आपको, ऐसे ही पढ़ देती हूँ एक बार। भारत में कोयले के विशाल भंडार मौजूद है, बताया मैंने आपको, अगले 200 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के पास विकसित देशों के समान अत्याधुनिक तकनीक और आर्थिक संसाधन नहीं है। वहीं नवीकरणीय संसाधनों द्वारा पर्याप्त विद्युत उत्पादन कर आवश्यकताओं की पूर्ति को हम अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं। फलतः भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ स्वच्छ कोयला तकनीक के क्षेत्र में भी विकास और अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि आर्थिक प्रगति के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट को कम कर वायु प्रदूषण और वैश्विक तापन जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का भी समाधान कर सके, ताकि न तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुके और न ही हम पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। दोनों चीजें हमारी साथ साथ चलती रहें, ठीक है। इसके लिए भारत किस किस पे ध्यान दे रहा है, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी, कोयले की धुलाई, कोल बेड मिथेन या कोल माइन मिथेन भी बोलते हैं इसको, उसका निष्कर्षण, भूमिगत कोयले को गैस उपचारित करना, कोयले का द्रवीकरण करना आदि शामिल है। अगर आपसे सीधा 3 नंबर में यह पूछा जाता है कि स्वच्छ कोल तकनीक क्या है, तो आपको इन्हीं के नाम लिखने पड़ेंगे कि स्वच्छ कोल तकनीक के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है वो कम करके कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये सारी तकनीकें आती हैं, ठीक है। तो अब सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी जो हमने उधर पढ़ा था, जो बड़ा भारी नाम लग रहा होगा उस वक्त आपको, वो अभी हम देखते हैं कि सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी क्या है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है, कितना पेट्रोल है अभी, 1 लीटर पेट्रोल है, उसमें आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर पेट्रोल है, उसमें आपकी गाड़ी कितना चल रही है, 10 किलोमीटर। वही आपने एक नई गाड़ी खरीदी, उसमें भी आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, लेकिन अब वो आपको कितना माइलेज दे रही है, 50 किलोमीटर आप उससे चल पा रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल में आपकी पुरानी गाड़ी केवल 10 किलोमीटर चल रही थी, लेकिन अब 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर तक आप जा रहे हैं। तो इससे आपकी पैसे की भी बचत हुई और वायु प्रदूषण और जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन था वो भी कम हुआ, क्योंकि पहले जितना 10 किलोमीटर में उत्सर्जन हो रहा था, अब वो ठेठ आप 50 किलोमीटर तक जाएंगे तब उत्सर्जन होगा, राइट। यानी कि क्या हुआ, उसकी जो यूज करने की दक्षता थी गाड़ी की वो बढ़ गई, अच्छी टेक्नोलॉजी आई उसमें। हम भी ऐसी गाड़ियों को पसंद करते हैं जो ज्यादा माइलेज दे। तो वैसे ही एक ये तकनीक आपकी कोयले के लिए लेकर आई गई है, जो क्या करती है कि कोयले के छोटे छोटे कणों का भी यूज कर लेती है, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए पहले 1 किलो कोयले से आपकी 10 मेगावाट बिजली बन रही थी। 1 किलो कोयले से पहले कितनी मेगावाट बिजली बन रही थी, 10 मेगावाट। अब इसी 1 किलो कोयले से आपकी 100 मेगावाट बिजली बन जाएगी। इससे आपको कोयला भी कम यूज करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब खतरनाक गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। तो हो गई ना क्लीनर टेक्नोलॉजी, समझ में आई। क्या है कि पहले जितने कोयले का उपयोग केवल
थोड़ी सी बिजली के उत्पादन में किया जाता था, अब उसी कोयले के द्वारा बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, जो एक तो हमारे कोयले के यूज को कम कर देता है, दूसरा उसमें हमारी लागत कम आती है, और तीसरा जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वो सब कम होगा। चौथा, फ्लाई ऐश का उत्सर्जन कम होगा तो जल प्रदूषण भी कम होगा, ओवरऑल स्वास्थ्य पर प्रभाव भी कम पड़ेगा। समझ में आई कैसे क्लीनर टेक्नोलॉजी है? मैं इसको पढ़ देती हूँ। ये प्रौद्योगिकी भारत में अमेरिका से आयात की गई है, ठीक है, ये याद रखना। इसके अंतर्गत परंपरागत थर्मल पावर प्लांट की तुलना में कोयले की समान मात्रा से उच्च ताप और दाब पर संपीड़न द्वारा 5 से 10 गुना तक अधिक विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। बताया मैंने कि पहले 1 किलो कोयले से केवल 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था, अब 1 किलो कोयले से 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। इस प्रौद्योगिकी द्वारा कार्बन के प्रत्येक अंश का प्रयोग ऊर्जा के रूप में संभव है। बताया मैंने कार्बन के छोटे से छोटे पार्टिकल का भी यूज किया जाता है, इसमें उसको वेस्ट नहीं होने दिया जाता है। यह पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी है। इसी के आधार पर 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। कितने? 4000 मेगावाट के। अब मैंने आपको बोला था क्लीनर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है। क्यों बोला था? क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कि 4000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित है, ये भारत सरकार स्थापित कर रही है। ये आपके मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सासन में स्थापित किया गया है। तो पूछा जा सकता है ना, इतनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, क्लीन टेक्नोलॉजी है, अभी भारत सरकार ने उसके लिए एक संस्था की स्थापना की है और वो पावर प्लांट आपके मध्य प्रदेश में लगाया गया है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आई क्या है? कार्बन के छोटे से छोटे अंश का यूज करके पहले जितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जा रहा था उससे 5 से 10 गुना तक ज्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। वही है सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी। कितने कितने मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं? 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ लगाया गया है? सिंगरौली जिले के सासन में लगाया गया है, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा, कोयले को और कैसे क्लीनर टेक्नोलॉजी में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन, मतलब कोयला ठोस होता है उसको गैस में परिवर्तित कर देना। देखो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि उच्च ताप और उच्च दाब पर संपीड़न के द्वारा इसके प्रत्येक अंश का यूज किया जा रहा है। तो एक बात आप ध्यान रखना, चाहे कोयला हो, प्राकृतिक गैस हो, पेट्रोलियम हो, जब हम उसको यूज करने से पहले उसका बहुत अधिक मात्रा में संपीड़न कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, बहुत ज्यादा उसको दबा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्लीन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम नेचुरल गैस पढ़ते हैं, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हम क्या बोलते हैं कि जितने भी वाहन हैं, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा या इंदौर वगैरह में भी अब चल गए हैं कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG वाले ऑटो चलाना, CNG वाली बसेस चलाना, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल की तुलना में कम वायु प्रदूषण करती है। तो क्यों बोलते हैं हम कंप्रेस्ड वर्ड है इसके बाद आगे। तो ये ध्यान रखना कि जब भी किसी भी चीज का ये संपीड़न हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो वायु प्रदूषण करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो कंप्रेशन के कारण उसमें वो क्वालिटी आ जाती है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ये वर्ड ध्यान रखना आप लिखते समय कि सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी में हम कोयले की एफिशिएंसी बढ़ा कैसे रहे हैं? उच्च ताप और उच्च दाब पर संपीड़न के द्वारा। कैसे कर रहे हैं? उच्च दाब और उच्च ताप पर संपीड़न के द्वारा, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोयला गैसीकरण, इसमें क्या होता है? कोयले को वायु की अनुपस्थिति में, वायु मतलब कि आपकी ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म किया जाता है और उसको गैस में परिवर्तित किया जाता है। कौन सा गैसेस होती है? ये कंपोनेंट इसके ध्यान रखना कि कोयला गैसीकरण में जो गैस बनती है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। पहले तो उस गैस को सिनगैस बोलते हैं और वो सिनगैस में होता क्या क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। तो कोयला गैसीकरण क्या प्रक्रिया है? कोयला गैसीकरण के अंतर्गत कोयले को वायु की अनुपस्थिति में यानी कि निर्वात में उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म करके सीन गैस में परिवर्तित किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है, ठीक है। और ये कोयले के कंपैरिजन में कम वायु प्रदूषण करती है। इसका और उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक तो बिजली उत्पादन में कर ही रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा, उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण, मतलब उर्वरक बनाने में जो मशीन लगती है उसमें हम इसको एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे उद्योगों में इसका अनुप्रयोग किया जा सकता है,
ठीक है। अब ये और भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि भारत में एंथ्रासाइट कोयला नहीं मिलता है सर्वोत्तम किस्म का, बिटुमिनस कोयला मिलता है और घटिया किस्मों वाला पीट कोयला मिलता है। तो ये कोयला गैसीकरण प्रक्रिया अत्यधिक संभावनाओं से युक्त है क्योंकि इसमें निम्न श्रेणी के कोयले का भी उपयोग किया जा सकता है। निम्न श्रेणी के कोयले को भी सिन गैस में परिवर्तन करके उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाई जा सकती है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फैक्ट देखते हैं पहले, ये है क्या भारत में ऐसा कोई कोयला गैसिफिकेशन प्लांट लगाया गया है कि हमको एक एक एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे अभी हमने सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी में बताया कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली के शासन में उसको लगाया गया है, तो वैसे ही ये जो कोयला गैसिफिकेशन का प्लांट है ये उड़ीसा के तालचर उर्वरक संयंत्र को, मतलब इससे अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू नहीं किया है, इससे द्वारा हम यूरिया और अमोनिया जैसे उर्वरक बना रहे हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के तालचर उर्वरक संयंत्र को यूरिया और अमोनिया के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण इकाई शुरू करने का अनुबंध मिला है उड़ीसा के तालचर उर्वरक संयंत्र को। ठीक है, यह भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र होगा जिससे प्राप्त गैस का उर्वरक उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में तो किया नहीं, उर्वरक बनाने में किया जा रहा है, तो क्या बड़ी बात हो गई। देश में 8 कोर इंडस्ट्रीज है जो भारी मात्रा में आपकी एनर्जी का यूज करती हैं। मैंने बताया अभी जब हम डेटास देखे थे तब कि देश की विद्युत उत्पादन का 40% यूज कौन करती है, इंडस्ट्रीज करती है, और उनमें उर्वरक जो इंडस्ट्री आपकी फर्टिलाइजर निर्माण वो भी एक इंडस्ट्री है। इसलिए इसमें हम एनर्जी का यूज जितना कम करते जाएंगे उतनी हमारे देश की जो एफिशिएंसी, ऊर्जा की गहनता वो कम होती जाएगी। ठीक है, ऊर्जा गहनता एफिशिएंसी क्या होती है वो आगे पता चलेगा, बट ये समझ लीजिए कि जो उर्वरक इंडस्ट्री है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का या जो एनर्जी का यूज हो रहा है वो कम करने की हमारे देश में जरूरत है, तो इसी के लिए जो कोयला गैसीकरण की इकाई है हमने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, अब अगली जो टेक्नोलॉजी होती है क्लीन करने के लिए वो होती है कोल द्रवीकरण। द्रवीकरण मतलब अभी कोयले को ठोस को गैस में परिवर्तित किया था, अब कोयले को द्रव में परिवर्तित कर दीजिए। कोयले को डीजल, गैसोलीन जैसे पेट्रोलियम पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, इससे भारत की कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भरता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका सुपर क्रिटिकल इंपॉर्टेंट था ना, सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी, वैसे कोल बेड मिथेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कोल बेड मिथेन। कोल यानी कोयला, बेड मतलब आधार, और मिथेन यानी मिथेन गैस। तो जहां कोयला मिलता है उसी के आधार पर मिलने वाली मिथेन गैस, मतलब मान लीजिए ये हमारी भूपरपट्टी है, यहाँ पे हम सब ऊपर रह रहे हैं, यहाँ से हम खनन कर रहे हैं, खनन करके हम नीचे आए और यहाँ पे हमको मिला कोयला। ठीक है, और यहाँ जो कोयला मिल रहा है उसी के नीचे यहाँ पे ये मिथेन गैस पाई जाती है। तो जब हम कोयले का खनन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ड्रिल किया, कोयला निकाल लिया, उसके बाद थोड़ा और ड्रिल करेंगे तो हमको ये कोल बेड मिथेन प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया, जहां जहां पे भी कोयला है वहां पे कोल बेड मिथेन है, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कोल बेड मिथेन है। तो भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला है, वैसे ही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला है, तो भारत और मध्य प्रदेश में कोल बेड मिथेन भी प्रचुर मात्रा में है। और ये एक स्वच्छ ऊर्जा तकनीक है क्योंकि ये गैस हो गई, वापस इसको कंप्रेस्ड करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे, तो जितना कोयला हमारा उत्सर्जन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ग्रीन हाउस गैसेस, ये नहीं करेगी, तो स्वच्छ ऊर्जा तकनीक हो गई। तो इसका यूज करना चाहिए कोयले की जगह पर। तो होती क्या है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। कोल बेड मिथेन एक परंपरागत गैस भंडार है क्योंकि कोयले के साथ मिल रही है। यह कोयले की चट्टानों में प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद रहती है। बताया मैंने कि यहाँ पे आपका कोयला मिल रहा है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये रहती है। यह कोयले की परतों के नीचे पाई जाती है, इसे ड्रिल किया जाता है और नीचे उपस्थित भूमिगत जल को हटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। समझ में आ गया, यहाँ मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी कि यहाँ तक आपका कोयले को ड्रिल करते हैं, यहाँ से कोयला निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा और ड्रिल किया जाता है, फिर यहाँ से नीचे से कोल बेड मिथेन को निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण भी तभी होता है जब कोयले का निर्माण चल रहा होता है। कोल बेड मिथेन का निर्माण कोलिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान ही होता है, यानी कि जब वही चट्टाने, पादप वगैरह सब धसे, उच्च ताप दाब पर कोयला बना, वैसे ही जीवाश्म और पादप पदार्थ का कोयले में जब परिवर्तित होना होता है उसी को कोलिफिकेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। जीवाश्म और पादप पदार्थों का कोयले में परिवर्तित होना ही कोलिफिकेशन कहलाता है। और जब ये कोलिफिकेशन की प्रक्रिया हो रही थी तभी CBM कोल बेड मिथेन का भी निर्माण हुआ।
इंपॉर्टेंट स्वीट गैस कहते हैं इसको। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 पॉइंट डालना है इसको। स्वीट गैस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S नहीं होता है। ठीक है, अब भारत में वर्तमान स्थिति और संभावनाएं क्या है या नहीं, हमारे यहाँ पे है तो कितनी मात्रा में है, क्या इसका प्रोडक्शन चालू हो गया है, सब कुछ देखते हैं। भारत कोयले के भंडार के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है। बताया मैंने, भारी मात्रा में कोयला है भारत के पास में। इस दृष्टि से कोल बेड मीथेन स्वच्छ ऊर्जा का एक बेहतर विकल्प हो सकता है कि भैया आप कोयले के स्थान पर इसको यूज करो, क्योंकि ये कम आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेगी और इससे फ्लाई एज भी नहीं होगी, जल प्रदूषण भी नहीं करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार ऐसे जब हम कोई डेटा लिखते हैं और ऐसे कोई नाम ऐसे ऑथोराइज कर देता है ना कि इसके थ्रू दिया हुआ डेटा है, तो आपका मार्क्स बढ़ने की, या मतलब ऐसा लगता है कि आपका जो भी आंसर आपने लिखा है ना वो बहुत ही ऑथोराइज्ड वे में लिखा है, मतलब आपको पता है आपने कहाँ से चीजें उठाई है, ऐसे आपने हवा में तुक्का नहीं लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको पता है कि किसके द्वारा दिया गया आंकड़ा है तो लिखना जरूरी है, और अगर नहीं पता है तो इतना जरूर लिखना है कि सरकारी आंकड़ों के द्वारा। ठीक है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार भारत में कोल बेड मीथेन के भंडार 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर है। 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर है। देश के 12 राज्यों में कोयला और कोल बेड मीथेन के भंडार मौजूद है, जहां गोंडवाना निक्षेप में या बहुतायत में मौजूद है। बट ऑब्वियसली बात है, भारत में कोयला सबसे ज्यादा गोंडवाना निक्षेप में प्राप्त होता है, तो कोल बेड मीथेन भी वहीं प्राप्त होंगे। अब वर्तमान में कहां कहां पर इसका उत्पादन हो रहा है? इसका उत्पादन कर कौन रही है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, वर्तमान में कोल बेड मीथेन का उत्पादन झारखंड के रानीगंज, झरिया और बोकारो कोलफील्ड में होता है। आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगामी समय में कहाँ संभावना है, भारत सरकार कहाँ कार्य प्रारंभ करने वाली है? आगामी समय में दामोदर और सोन घाटी मध्य प्रदेश में पड़ती है, याद रखना। तो मतलब इन फ्यूचर मध्य प्रदेश में होने के चांसेस है। तो आगामी समय में सरकार दामोदर कोयला घाटी और सोन घाटी में CBM उत्पादन कार्य प्रारंभ कर सकती है। ठीक है, इसका उपयोग और महत्व क्या है? विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं इसका उपयोग, सीधा सीधा से समझ में आया। वाहनों के ईंधन में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में, क्योंकि गैस है, कंप्रेस्ड करेंगे और कम करेगी उत्सर्जन, तो वाहनों में ईंधन के रूप में कर सकते हैं। वाहनों के ईंधन के रूप में करेंगे तो वही हमको आयात पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, पैसा कम लगेगा और प्रदूषण भी कम होगा। खाद के निर्माण में वही मैंने बोला, उर्वरक इंडस्ट्री हमारी जरूरी है, वहां पे कम से कम करना है एनर्जी का यूज। औद्योगिक इकाइयां जैसे सीमेंट उद्योग, रोलिंग मिलों, स्टील प्लांट, मिथेनॉल के उत्पादन में CBM एक स्वच्छ ईंधन है, कोल बेड मीथेन, जो तुलनात्मक रूप से अन्य ईंधनों की अपेक्षा कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। समझ में आया पूरा कोल बेड मीथेन? एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जहां जहां पे कोयला मिलता है ना, वहीं पर जब हम थोड़ा और नीचे ड्रिल करते हैं तो वहीं पर उसके आधार में कोल बेड मीथेन मिलता है। उसको ड्रिल करके निकाल लेते हैं और उसका हम विद्युत उत्पादन में, उर्वरकों में, अन्य इंडस्ट्रीज में, वाहनों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये अन्य जो हमारे जीवाश्म ईंधन है उनके कंपैरिजन में बहुत कम प्रदूषण करती है, इसलिए इसको स्वच्छ ऊर्जा का एक रूप माना जा रहा है। और क्योंकि भारत में प्रचुर मात्रा में ये विद्यमान है, इसलिए इसका यूज बढ़ाने के ऊपर प्रयास जारी है। फिलहाल झारखंड के रानीगंज, झरिया और बोकारो फील्ड में इसका उत्पादन होता है, जो कि ONGC के द्वारा किया जा रहा है। और इन फ्यूचर गवर्नमेंट दामोदर कोयला घाटी और सोन घाटी में इसके उत्पादन कार्य को प्रारंभ कर सकती है, और सोन घाटी आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, अब ओवरऑल अगर हम स्वच्छ कोयले की बात करें टेक्नोलॉजी की, तो उससे क्या फायदा हुआ सब बता चुकी हूँ, पढ़ लेती हूँ ऐसे ही। आयात पर निर्भरता कम होगी, पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताएं पूरी होंगी, उर्वरक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कोयले के उपयोग से लिक्विड नेचुरल गैस का आयात कम होगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन होगा। ठीक है, और भी आप बहुत सारी चीजें बताइए, मैंने सब कुछ लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये स्वच्छ कोल तकनीक हुई थी। अब मैं एक बार आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, 1 सेकेंड, तब अगर समझ में नहीं आया होगा तो अब आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो हमने इतनी सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ी, स्वच्छ कोयला तकनीक, इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की है।
ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ कोयला तकनीक के लिए विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना, सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का विकास करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। इसके लिए ये क्या करेगी? अति आधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल स्टीम पावर प्लांट और सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड आधारित ब्रेटन साइकिल पावर प्लांट का प्रतिस्थापन, दहन और गैसीकरण तकनीकों के लिए अन्वेषण। जो उधर हमने टेक्नोलॉजीज का नाम पढ़ा ना, वही सारी टेक्नोलॉजीज को ये बढ़ावा देगी। राइट, समझ में आया ना पूरा? इंपॉर्टेंट है, आपसे उस संस्था के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान और विकास केंद्र। और ये स्वच्छ कोयला तकनीक में आपसे मुझे लगता है अगर पूछी जाएगी बेसिकली तो दो पूछी जाने की संभावना है, सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी और कोल बेड मेथड। और अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाता है कि स्वच्छ कोल तकनीक क्या है और सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं, इस टाइप से कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप ये जो कोयला गैसीकरण द्रवीकरण इसके बजाय सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी और कोल बेड मेथड नहीं लिखना, क्योंकि आपकी एमपी से रिलेटेड हो गई है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कोयला और मध्य प्रदेश, तापीय ऊर्जा और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारी भंडार है कोयले के। मध्य प्रदेश में जो भी विद्युत उत्पादन हो रहा है, जैसे पूरे देश के विद्युत उत्पादन में 80% योगदान गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का है, वैसे ही मध्य प्रदेश के विद्युत उत्पादन में भी एक बहुत बड़ा योगदान कोयले का है। ठीक है, तो हमको पढ़ना जरूरी होता है। जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा और मध्य प्रदेश प्रांत 6 नंबर में आया हुआ था, और अब क्योंकि सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में इसका प्लांट लगाया गया है, कोल बेड मीथेन इतनी चर्चा में है, तो हो सकता है कि कोल ऊर्जा और मध्य प्रदेश प्रांत या तापीय ऊर्जा मध्य प्रदेश प्रांत या स्वच्छ कोल तकनीक और मध्य प्रदेश प्रांत, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तक जितना बताया उसके बेसिस पे आप लिख देंगे और बाकी मैं और आगे बता रही हूँ। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश में कोल आधारित विद्युत उत्पादन, वर्तमान कंडीशन क्या है उसकी, इन फ्यूचर संभावनाएं क्या और चुनौतियां क्या क्या है, ये हम इसमें सारा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश एक इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस राज्य है। अब भारी मात्रा में विद्युत है हमारे मध्य प्रदेश के पास में, फिर भी अभी भी राज्य के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनको 24/7 बिजली अवेलेबल नहीं होता है। इसका रीजन मैंने आपको बताया है और आगे और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे देश में ऊर्जा का प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता नाम की कोई चीज नहीं चल रही है फिलहाल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस राज्य है ना, कि भारी मात्रा में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता मुख्यतः कोल आधारित तापीय ऊर्जा पर निर्भर है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस हो रहा है ना, यानी कि जो भारी मात्रा में मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कर रहा है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? पवन ऊर्जा के ऊपर, सोलर ऊर्जा के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर नहीं, किस पर? कोयले के ऊपर। बेसिकली मेन कोयले के 27 निर्भर है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार प्रदेश में 27,673 मिलियन टन कोयला भंडार है। रट लेना डेटा, 27,673 मिलियन टन कोयला भंडार है किसके पास? मध्य प्रदेश के पास में। ठीक है, शहडोल जिले में स्थित सुहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तथा सिंगरौली प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश एक इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस राज्य है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता प्रमुखतः कोल आधारित तापीय ऊर्जा पर निर्भर है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार प्रदेश में 27,673 मिलियन टन कोयला भंडार मौजूद है। शहडोल जिले में स्थित सुहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और सिंगरौली प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। ठीक है, हो गया। उसके बाद वर्तमान में मध्य प्रदेश में अभी 52 पावर स्टेशन है। मम्मी क्लास चल रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 पावर स्टेशन है। कितने? 52। कितने हैं? 52। क्योंकि हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस राज्य। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में पावर स्टेशन होंगे। याद रखना, ये सारे डेटाज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 पावर स्टेशन है। अक्टूबर 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 20,028 मेगावाट है। मतलब आप लगभग 20,000 मेगावाट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डेटा दे दिया था ना पूरा, वैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको एक साथ डेटा दे दिया है। क्यों? ताकि आपको याद करने में इजी पड़े। ठीक है, आप इसको जहां जहां तापीय ऊर्जा का यूज हो तो तापीय ऊर्जा डालना, जल ऊर्जा में जल ऊर्जा डालना, नाभिक ऊर्जा में नाभिक ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा। ऐसा नहीं हो कि तापीय ऊर्जा और मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो आप भी तापीय ऊर्जा में लिख दो। ठीक है,
कितना है तापीय ऊर्जा में योगदान, देखिए टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लगभग 20,000 मेगावाट, जिसमें से 12,000 मेगावाट तापीय ऊर्जा से होती है। फिर 3,200 मेगावाट आपकी जल ऊर्जा से, 273 मेगावाट सिर्फ 273 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा से, और 3,800 मेगावाट आपकी नवीकरणीय ऊर्जा से होती है। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हम किस हिसाब से पढ़ेंगे, वर्तमान कंडीशन क्या है, संभावना क्या है और चुनौतियां क्या है। ठीक है, वर्तमान कंडीशन में मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस राज्य है, ठीक है, और वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस कोल आधारित तापीय ऊर्जा के ऊपर है, और ये कोल उसके पास भारी मात्रा में, ये डेटा हमने दिया। कहाँ कहाँ मिलता है, पूर्ण नाम भी डाल सकते हैं इसमें। कितना वर्तमान में उत्पादन है, 20,000 मेगावाट, उसमें से किसका किसका है वो डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अभी वर्तमान में और क्या कंडीशन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में थर्मल पावर स्टेशन में एक ही दिन में 1,099 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन कर रिकॉर्ड स्थापित किया गया। एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है एक पावर स्टेशन में। एक दिन में एक पावर स्टेशन में 1,99,000 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन करके रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। और दूसरी चीज क्या है, भारत के 10 सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में 52 पावर प्लांट्स है, तो पूरे भारत में कितने होंगे, और उतने सैकड़ों पावर प्लांट्स में से जो 10 सबसे बड़े थर्मल पावर स्टेशंस हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, उनमें से 2 आपके मध्य प्रदेश के हैं। मतलब आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में आपका प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है। सबसे पहला स्टेशन का नाम है इसमें विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। ये इसकी एक और विशेषता, भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। मतलब पूरे भारत के जितने भी पावर स्टेशन में हैं उनमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपका मध्य प्रदेश का विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन करता है। दूसरा है सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। अभी हमने देखा वहां पे सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी लगाई है। तो 2, स्पष्ट है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एमपी की अहम भूमिका है। वर्तमान समझ में आ गया, और भविष्य भी बहुत उज्जवल है कोयला में। क्यों? क्योंकि कितना मेगावाट था, 27,000 था आई थिंक, मेगावाट नहीं सॉरी मिलियन टन, 27,673 मिलियन टन कोयला है। आगे भी कर सकता है बहुत बड़ी मात्रा में, और वहां पे आपने आपका अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पावर प्लांट भी लगा लिया है तो और एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब इतना सब कुछ है इसके पास, भविष्य की संभावनाएं भी है, लेकिन सब कुछ अच्छा ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी विद्यमान है। चुनौतियां क्या है वो देखते हैं हम। सबसे पहले जितने भी कोयला क्षेत्र है ना, मतलब जैसे हमने अपना सोहागपुर देखा, सिंगरौली देखा, अब यहाँ से क्या होता है कि जहां पे कोयला क्षेत्र है और जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या उस कोयले को जिस उद्योग तक पहुंचाना होता है वो बहुत दूर दूर है, और बीच में सड़क हो गई, रेल हो गई, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो प्रमुख कोयला क्षेत्रों तक यातायात की उत्तम सुविधा का अभाव, आधुनिक तकनीक और मशीनों का अभाव, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों और कुशल श्रमिकों का अभाव समस्याएं कोयले के उत्पादन को प्रभावित कर रही है। और कोयले का उत्पादन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होगी। तो पहली समस्या क्या होगी, यातायात की उत्तम सुविधा का अभाव, आधुनिक तकनीक और मशीनों का अभाव, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों और कुशल श्रमिकों का अभाव आदि समस्याएं कोयले के उत्पादन को प्रभावित कर रही है। दूसरी क्या है, देखो अभी क्या हो रहा है कि 52 पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश में, उसमें से कुछ पावर स्टेशन क्या है, बहुत मतलब उनमें जो तकनीकें यूज की जा रही है ना वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, रख रखाव अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होती है, कोयला वेस्ट होता रहता है। अभी हम ऐसी सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी लेकर आ रहे हैं जो 1 किलो कोयले से हमको 50 मेगावाट दे दे। मतलब फिक्स डेटा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो 1 किलो कोयले से 50 मेगावाट बिजली दे दे। लेकिन हमारे पास जो पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन, उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि वो 1 किलो कोयले से 5 मेगावाट बिजली उत्पन्न भी नहीं कर पा रहे हैं। इस कंडीशन में हमारे हैं, तो बताओ कितना मिसयूज ऑफ कोल हो रहा है। दूसरा, आपका पैसा ज्यादा लग रहा है और प्रदूषण वगैरह हो ही रहा है। तो आधुनिक तकनीक और रखरखाव के अभाव में कोयले का अपव्यय अधिक हो रहा है। जैसे श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन खंडवा में
प्लांट की डिजाइन के अनुसार 450 ग्राम कोयले से 1 यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होना चाहिए। होना क्या चाहिए? 450 ग्राम कोयले से 1 यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होना चाहिए, जो कि वर्तमान में 600 ग्राम प्रति यूनिट है। यानी कि जहां आपको 450 ग्राम कोयले का यूज करके 1 यूनिट विद्युत उत्पादन करना चाहिए, वहां आप 600 ग्राम कोयले का उत्पादन करके 1 यूनिट विद्युत उत्पादित कर रहे हो, यानी 150 ग्राम आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो। तो वेस्ट ऑफ कोयला भी हो रहा है और वेस्ट ऑफ मनी भी हो रहा है, और आपका प्रदूषण के कारण एनवायरमेंट खराब हो रहा है। इसी प्रकार संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन में भी क्षमता से 15% अधिक कोयला प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन पावर स्टेशन से प्रदूषण एक जटिल समस्या है। ठीक है, प्रदूषण एक जटिल समस्या है। अभी शायद अमरकंटक में जो आपका पावर प्लांट है, वहां के लोगों को, मतलब वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में वो पावर स्टेशन बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, आसपास के जितने भी एरिया है, छोटे छोटे गांव है वहां के, वो उस प्रदूषण की समस्या से इतने परेशान हो गए कि उनका रहना दुभर हो गया है। ठीक है, मतलब एक पावर प्लांट इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पूरे प्रदेश में बिजली भेजकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर रहा है, लेकिन जिस एरिया में वो है वहां के आसपास के लोगों का जीवन उसने दुभर कर दिया है प्रदूषण की वजह से। तो ये प्रदूषण एक जटिल समस्या हो गई है। हाल ही में सीपीसीबी क्या होता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है ये? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इस ओर चिंता जताई है कि हाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण हो रहा है, और इसे निपटान के लिए हम क्या लेकर आए हैं? सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसमें अब उपाय क्या करने चाहिए? जितनी भी चुनौतियां हमने पढ़ ली। मध्य प्रदेश और भारत के विकास के लिए तापीय ऊर्जा उत्पादन अपरिहार्य है। समझ में आ गया हमको, नकारा नहीं जा सकता। अतः इस क्षेत्र में आ रही चुनौतियों का समाधान भी अनिवार्य हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? स्वच्छ कोयला तकनीक में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और स्वच्छ कोयला तकनीक के प्रयोग को जल्दी से जल्दी उपयोग में लेकर आना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शासन में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का पावर प्लांट लगाया गया है। कोल बेड मीथेन के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सौर ऊर्जा का समानांतर विकास किया जाना चाहिए, और ये जो भी कोयले के उसमें संरचनात्मक ढांचे की कमी थी उसको मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, ये हमारा कोयला पूरा हुआ है अभी सिर्फ। ठीक है, अब मुझे लगता है कि कोयले से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं छूटेगा। मुझे लगता है कि शायद बन सकता है सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के ऊपर, स्वच्छ कोल तकनीक के ऊपर आपका क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज क्या पढ़ा है, वरना सब आगे पार्ट पीछे पीछे सब पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था, ऊर्जा के मुख्य स्रोत परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है, इसमें मैंने 5 डिफरेंसेस बताया आपको। उसके बाद ये डेटा देखा है, प्लीज रिमेम्बर इट, अच्छे से याद कर लेना। डेटा लिख कर आना एग्जाम में, जो भी आंसर आए 3 मार्क्स 6 मार्क्स 15 मार्क्स और 20 वालों के लिए भी अति लघुत्री जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्लीज उसमें लिख के आना। ठीक है, 5 मार्क्स 11 मार्क्स सब में। फिर हमने जीवाश्म ईंधन को पढ़ा। जीवाश्म ईंधन की 2 डेफिनेशन बताई है, जो आपको समझ में आप लिखना। ठीक है, उसके फायदे और नुकसान बताए। उसमें हम फिर कोयले के ऊपर आए। कोयले के बारे में हमने पढ़ा कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है। 66% टोटल हमारी व्यावसायिक ऊर्जा खपत में है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 57% है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कहाँ कहाँ मिलता है वो देखा हमने। उसके बाद कोयले के प्रकार, उसका नकारात्मक प्रभाव देखा। अब लेकिन कोयला अपरिहार्य तो है हमारे यहाँ पे यूज करना, इसके लिए गवर्नमेंट स्वच्छ कोयला तकनीक के ऊपर योगदान दे रही है। उसके लिए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान और विकास केंद्र NCCC R&D का स्थापना की है IISc बेंगलुरु में, वो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद स्वच्छ कोयला तकनीक क्या है, स्वच्छ कोयला तकनीक में किस किस का नाम आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी और कोल बेड मीथेन। उसके बाद मध्य प्रदेश और तापीय ऊर्जा। ठीक है, कोयला हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसमें हम आपका आगे वाली चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।